जय हिंद साथियों, कैसे हैं सब लोग। दोस्तों आज हम लोग आर्ट ऑफ टीचिंग PYQ का क्लास नंबर 30 करने वाले हैं, तो सभी साथी अंतिम तक बने रहे, क्योंकि दोस्तों आज के क्लास में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो आपको सीधे परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो जो भी साथी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। तो दोस्तों आइए हम लोग बिना समय गवाए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए मेरे साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आ चुका है। सभी साथी इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है, प्रश्नोत्तर विधि को सफल बनाने के लिए निम्न में से किस बिंदु को ध्यान में रखना चाहिए। बताइए मेरे साथियों, प्रश्नोत्तर विधि को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस बिंदु को ध्यान में रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में बोला है, हर प्रश्न अगले प्रश्न से संबंधित होना चाहिए। बी में छात्रों को भी कक्षा में प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। सी में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए जिनका उत्तर हाँ या नहीं में हो। डी में है उपरोक्त सभी। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा। तो मेरे साथ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। देखिए ऑप्शन नंबर सी में बोला है, ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए जिनका उत्तर हाँ या नहीं में हो। ये बात सही बोल रहा है। बी में बोल रहा है, छात्रों को भी कक्षा में प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। ये भी बात सही बोला जा रहा है। हर प्रश्न अगले प्रश्न से संबंधित होना चाहिए। तो ये बात क्या है मेरे साथी, एकदम सही है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए मेरे साथी क्या बोला जा रहा है, आगमन विधि छोटे बच्चों एवं मंद सभी छात्रों के लिए उपयुक्त है क्योंकि। बताइए क्यों उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर ए में है, नियम व सूत्र उन तथ्यों के आधार पर निकाले जाते हैं जिन्हें छात्र पहले से जानते हैं। बात तो एकदम सही बोला जा रहा है। बी में कह रहा है, इनमें ज्ञात अधिकांशतः स्वयं अधिगम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। सी में है, इसमें छात्र आरंभ से अंत तक रुचि नहीं खोते। और डी में है उपरोक्त सभी। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा। इसका भी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है, नियम व सूत्र उन तथ्यों के आधार पर निकाले जाते हैं जिन्हें छात्र पहले से जानते हैं। तो दोस्तों हम सभी साथी आगमन विधि के बारे में पढ़ चुके हैं। आगमन विधि में क्या होता है, तो आगमन विधि हम लोग पढ़े थे कि इसमें हम लोग उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर। और क्या है, और हम लोग इसमें क्या पढ़े थे, इसमें हम लोग पढ़े थे कि आगमन विधि में हम लोग ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो क्या हो रहा है, ये एकदम ही सही बात बोला जा रहा है। इसमें बी में बोल रहा है, इसमें ज्ञात अधिकांशतः स्वयं अधिगम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ये बात क्या है, एकदम सही बात बोला गया है। डी में बोला, इसमें छात्र आरंभ से अंत तक रुचि नहीं खोते। इसमें बच्चा शुरुआत से लेकर अंत तक इसलिए रुचि नहीं खोते क्योंकि बच्चा को उनके सराउंडिंग से, उनके वातावरण से चीज़ों को जोड़ करके पढ़ाया जाता है, ठीक है, और उनके वास्तविक जीवन का उदाहरण यूज किया जाता है। इसके कारण बच्चा इसमें रुचि बनाए रखते हैं अंतिम तक, ठीक है मेरे साथियों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, निम्न में से कौन सा काम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सबसे पहले किया जाता है। बताइए, अब जो आपको चारों ऑप्शन दिया गया है इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा काम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सबसे पहले किया जाता है। तो सबसे पहले कौन सा काम किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है उद्देश्यों का निर्धारण, बी में है रणनीतियों का चयन, सी में है उद्देश्य लिखना और डी में है कार्य विश्लेषण। बताइए मेरे साथियों, सबसे पहले कौन सा काम किया जाएगा। सबसे पहले इसमें काम किया जाएगा उद्देश्यों का निर्धारण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो बताइए मेरे साथियों, किन्हीं भी साथी को थोड़ा सा, जरा सा, कहीं भी कोई डाउट तो आप लोग बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, राष्ट्र का निर्माता, राष्ट्र का निर्माता किसे कहा जा सकता है। बताइए मेरे साथियों, राष्ट्र का निर्माता किसे कहा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है अभिभावक को, बी में है समाज को, सी में है अध्यापक को और डी में है छात्रों को। बताइए राष्ट्र का निर्माता आप किसे कहेंगे। तो मेरे साथी, राष्ट्र का निर्माता कहा जाता है अध्यापक को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सभी साथियों को पता है कि शिक्षक के ही गोद में निर्माण और प्रलय दोनों पलता है। तो किसे हम लोग बोलेंगे राष्ट्र निर्माता, अध्यापक को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है,
शिक्षण कार्य तब तक उत्तम नहीं होगा जब तक, बताइए मेरे साथी, शिक्षण कार्य तब तक उत्तम नहीं होगा जब तक आप क्या नहीं करेंगे। तो बताइए, ऑप्शन नंबर ए में है छात्र अनुशासित न हो, बी में अध्यापक पढ़ाने में रुचि न ले, सी में छात्र पढ़ने में रुचि न ले, और डी में छात्रों और अध्यापक के बीच जानने बताने के लिए निकट संपर्क न हो। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि शिक्षण कार्य तब तक उत्तम नहीं होगा जब तक आप क्या नहीं करेंगे। बताइए आपको क्या करना होगा कि शिक्षण कार्य उत्तम हो, ताकि बच्चा उसमें काफी रुचि ले। तो मेरे साथ ही इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। इसमें बोला जा रहा है छात्रों और अध्यापक के बीच जानने बताने के लिए निकट संपर्क न हो। बताइए, अगर ये छात्रों और अध्यापक के बीच जानने और बताने के लिए जब तक निकट संपर्क नहीं होगा तब तक आपका शिक्षण कार्य उत्तम नहीं होगा। ठीक है, यही बोला जाए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है मेरे साथियों, आप अपने शिक्षण को प्रभावशाली क्यों बनाना चाहते हैं। बताइए मेरे साथी, आप अपने शिक्षण को प्रभावशाली क्यों बनाना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है जिससे बच्चे आपकी प्रशंसा करें, बी में है जिससे आप अपने पेशे के प्रति न्याय कर सके, सी में है जिससे आप समाज में प्रतिष्ठा पा सके, डी में है जिससे आप बच्चों पर अपना शासन कायम रख सके। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। मेरे साथ ही इसका सही जवाब हो जाएगा जिससे आप अपने पेशे के प्रति न्याय कर सके। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। बताइए, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, बी में है उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है, सी में है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, डी में है सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक केंद्रित करना। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। ये हो क्या होगा, संज्ञानात्मक विकास को सबसे अधिक समर्थित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताइए कोई भी साथी को कोई ऑप्शन में डाउट। ऑप्शन नंबर में बोला है जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। तो मेरे साथी आप बहुत सारा परीक्षा का आयोजन कर देंगे तो उससे संज्ञानात्मक विकास हो जाएगा बच्चों में, पता ही नहीं होगा, तो वैसे ही गलत हो जाएगा। बी में बोला है उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है। तो मेरे साथी पारंपरिक पद्धति से आप बच्चा का विकास संभव करेंगे। बताइए बच्चा का विकास संभव हो पाएगा। आपको समय दर समय बच्चों की शिक्षण पद्धति में क्या करना होता है, चेंज करना होता है, बदलाव लाना होता है, क्योंकि कल जो बच्चों की डिमांड थी आज बच्चों की डिमांड बदल चुकी है। आज का जो हमारा वातावरण है, आज का जो हमारा जो भी समय की मांग है वो सब बदल चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको शिक्षण विधि भी अपनाना होगा। ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। फिर बोला डी में सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। मेरे साथी व्यक्तिगत से ज़्यादा सहयोगात्मक गतिविधि बच्चा को लाभ पहुंचाएगा और उनको संज्ञानात्मक विकास करने में, संज्ञानात्मक विकास करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या बोला है, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। बताइए मेरे साथी, हमसे क्वेश्चन कह रहा है वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, तो क्या होगा इसका सही जवाब। तो ऑप्शन नंबर ए में है उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। बी में है उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। सी में शिक्षार्थियों के मूल्य और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। डी में व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। बताइए मेरे साथी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इसका जवाब तलाशना है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए तभी जाके इसका आपको जवाब मिलेगा। क्वेश्चन में कह रहा है वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो बताइए मेरे साथी, वे शिक्षक विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे कि विद्यालय आधारित आकलन हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे साथी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। ठीक है, बताइए कोई भी साथी को कोई डाउट।
तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है, बताइए किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए में है संशक्तिशील शिक्षा, बी में है समावेशी शिक्षा, सी में है सहयोगात्मक शिक्षा और डी में है पृथक शिक्षा। तो मेरे साथ ही क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि ऑप्शन में लोग अक्सर गलत टिक कर देते हैं क्वेश्चन को ध्यान से न पढ़ने के कारण। अक्सर परीक्षाओं से बच्चे जब निकलते हैं तो कहते हैं कि ओहो ये तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा था, हम मिस कर गए। तो क्वेश्चन में फिर से पढ़िए, बोला सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। तो किसके लिए होगा मेरे साथी, तो ये होगा समावेशी शिक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है, यह विचार डैश के द्वारा दिया गया है। हमसे पूछा है उस वैज्ञानिक का नाम जिन्होंने ये विचार देने का काम किया है। तो बताइए मेरे साथी कौन होंगे वो मनोवैज्ञानिक। तो ऑप्शन नंबर ए में है थॉर्नडाइक, बी में है पियाजे, सी में है वाटसन और डी में है वाइगोस्की। बताइए कौन होंगे, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, थॉर्नडाइक। इन्होंने किस तरीके का सिद्धांत दिया था, तो इन्होंने दिया था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। सभी साथियों को पता है क्या है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया था और उसी के अकॉर्डिंग ये कथन इन्होंने देने का काम किया है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में क्या बोला है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है। बताइए, हमसे पूछा जा रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है। तो ऑप्शन नंबर ए में कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। बताइए मेरे साथी, कक्षा में जब प्रजातंत्र का स्थान नहीं होगा तो सही से समावेशी शिक्षा का पालन कर पाएंगे, तो जब पहले ही कट जाएगा ये ऑप्शन होगा ही नहीं। बी में क्या है, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ये बात सही बोल रहा है मेरे साथी। ऐसे में क्या होगा, बच्चा स्वयं प्रगति करेगा जब वो स्वयं से अपनी समस्याओं को सुलझाने के काबिल हो जाएगा तो खुद अपना प्रगति करने लगेगा। इसी में क्या, जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है अपितु इसका कर्षण संवर्धन करना चाहिए। ऐसा बात नहीं है मेरे साथी, ये ऑप्शन गलत है। जिसमें क्या, कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए न कि सुनना चाहिए। मेरे साथी, निरीक्षण भी करना चाहिए और सुनना भी चाहिए, तो इसमें क्या होगा, दोनों होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या बोला है कि सिर्फ विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए न कि उनको सुनना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए मेरे साथी क्या बोला है, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद। बताइए, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में है लाभकारी नहीं है। बताइए, कक्षा में व्यक्तिगत विभेद लाभकारी नहीं है, तो पहले ये आपका जो ऑप्शन है गलत हो गया, लेकिन फिर भी हम इसको पूरा पढ़ते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। तो बोला है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। मेरे साथ ये पहले ही गलत हो गया। बी में क्या है, हानिकारक है। हानिकारक है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि इनमें विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। सी में क्या है, अनुपयुक्त है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थियों के स्तर तक पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। ऐसा नहीं करते हैं मेरे साथी। डी में लाभकारी है। देखिए लाभकारी आ गया, ये ऑप्शन सही हो गया। अब क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए मेरे साथी, आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे। बताइए मेरे साथी, आप एक शिक्षक हैं, आप जब क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं तो आपके क्लासरूम में एक बच्चा है जो आपसे अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है आपको परेशान करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। तो ऑप्शन नंबर ए में है प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे,
बी में उसे डांटेंगे, सी में उससे बातचीत करेंगे, डी में उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। बताइए मेरे साथ, इसका सही जवाब क्या होगा? तो आप उससे बातचीत करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप क्या करेंगे? उससे बातचीत करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। इसमें क्या बोला है? प्याजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? बताइए मेरे साथी, प्याजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? कौन सी अवस्था का? तो ऑप्शन नंबर ए में है संवेदी गामक अवस्था, बी में है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी में है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था और डी में अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो बताइए मेरे साथ, इसका सही जवाब क्या होगा? तो ये जो आप देख रहे हैं अमूर्त एवं तार्किक चिंतन, ये होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो बताइए मेरे साथी, प्याजे के कितने स्टेज हैं? तो प्याजे के मेरे साथी 4 स्टेज हैं। चारों स्टेज का नाम लिखा हुआ है, क्या है? संवेदी गामक, फिर है पूर्व संक्रियात्मक, फिर थर्ड में होता है अमूर्त संक्रियात्मक और फोर्थ में होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा था कि अमूर्त एवं तार्किक चिंतन किससे संबंधित है? तो ये होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था से। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है? निम्न में से कौन सा अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व है? बताइए मेरे साथी, 4 वो कथन हमको दिया है, इसमें से हमको पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व है। तो आइए हम लोग इस कथन को पढ़ते हैं। फर्स्ट में बोला है कुशल मुख्याध्यापक, सेकेंड में स्कूल का स्वस्थ वातावरण, थर्ड में है आदर्श अध्यापक और फोर्थ में है पुरस्कार और दंड। बताइए मेरे साथी, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे साथी इन चारों। हमसे पूछा है अच्छे अनुशासन, तो अच्छे अनुशासन में आपको कुशल मुख्याध्यापक की भी आवश्यकता है, स्कूल का स्वस्थ वातावरण की भी आवश्यकता है, आदर्श अध्यापक की भी आवश्यकता है और वहाँ पे पुरस्कार और दंड इसकी भी आवश्यकता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये सभी। चलिए मेरे साथी हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? देखिए, एनसीएफ 2005, क्या बोला है? एनसीएफ 2005। एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे साथी? तो एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। क्या होगा? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? बोलिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। इसमें क्या बोला है कि संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या कर रहा है मेरे साथी? ध्यानपूर्वक पढ़ना है। एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। बताइए, कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का क्या तरीका होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए में है लिखित परीक्षण के आधार पर, बी में है मौखिक परीक्षण के आधार पर, सी में है लिखित एवं मौखिक परीक्षण के आधार पर और डी में है प्रेक्षण के आधार पर। बताइए मेरे साथी, इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे साथी इसका सही जवाब हो जाएगा प्रेक्षण के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में मेरे साथी क्या बोला जा रहा है? ध्यानपूर्वक देखिए। निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के गुण के संबंध में सही कथन है। बताइए मेरे साथी, हमसे क्वेश्चन बोला है कि निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन कौन कौन है? इन चारों कथन में से वो हमको तलाशना है। तो ऑप्शन नंबर, तो कथन 1 में बोला है इनका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है। बात सही है मेरे साथी, इनका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है, एकदम बात सही बोल रहा है। कथन नंबर 2 में कह रहा है ये परीक्षकों के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं। ये बात सही है मेरे साथी, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्या होता है, आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसके 4 ऑप्शन रहते हैं, आपको उसमें सही टिक करना है। तो जो उसमें नंबर आपको डिसाइड रहता है वो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये परीक्षकों के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है। जो आपको नंबर उसमें डिसाइड है वो आप उसका सही बनाएंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। फिर थर्ड में क्या बोला है? वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं। ये अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं। तो बताइए, और 4 में क्या बोला है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे साथ ही इसका कथन हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1, 2 एवं 3। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए मेरे साथ ही क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी
निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा? बताइए, हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा? बताइए कौन सी परिस्थिति में होगा मेरे साथी? तो ऑप्शन नंबर ए में, जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए एवं उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। बी में है, बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए। सी में है, बच्चे के कक्षा में अच्छे अंक आए। डी में, जब शिक्षक बच्चों को उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाए। बताइए मेरे साथी इसका सही जवाब क्या होगा? सभी साथी कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका सही जवाब क्या होगा। मेरे साथ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, तब जाके क्या होगा? बच्चा का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से हो पाएगा। ठीक है मेरे साथी, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या बोला है, बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए क्या करना चाहिए? बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए आपको क्या करना होगा? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने चाहिए। बात तो सही बोल रहा है। चरित्र निर्माण के लिए व्याख्या दिए जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथी। बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करवाना चाहिए, ये भी चरित्र निर्माण के लिए सही बात है, अनुकरण करना चाहिए। लेकिन अगर आपको बेस्ट ऑप्शन मिल जाए तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। फिर चौथा में क्या बोला है, महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। देखिए मेरे साथी, इन चारों ऑप्शन में से सबसे ज्यादा अगर बेस्ट ऑप्शन कोई जा रहा है तो जा रहा है महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? बताइए, क्वेश्चन में कह रहा है कि कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? बताइए मेरे साथी, किस युक्ति का प्रयोग आप नहीं करते हैं? हम लोग ऑप्शन में देखते हैं। इसमें बोला है ए में, छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना। ये बात तो सही है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आप स्थापित कर सकते हैं। बी में है, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना। सी में है, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। डी में है, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। तो मेरे साथी देखिए, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, ये भी बात सही है, आप बच्चों को आत्मगौरव की अनुभूति करा सकते हैं। फिर डी में बोला है, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना, ये भी बात सही बोला जा रहा है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो आप नहीं करते हैं, तो नहीं क्या कर सकते हैं आप, या आप नहीं करते हैं बताइए, और जो नहीं करना भी है क्या होगा? तो हो जाएगा उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बच्चों की अत्यधिक प्रशंसा नहीं करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में आइए। किसी शिक्षक को यदि यह गलत लगता है, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार से सीख रहा था, उसमें स्थिरता आ गई है, तो शिक्षक को इसे बताइए कैसे सुधारना चाहिए? मेरे साथ ही क्वेश्चन में बोला है कि किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था, मतलब अच्छे से सीख रहा था, उसमें स्थिरता आ गई है, मतलब अब उसमें क्या आ गया है? स्थिरता आ गई है। शिक्षक को इसे सुधारने के लिए क्या करना होगा? तो ऑप्शन नंबर ए में है, सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। बी में है, विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए। सी में है, विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए। डी में है, उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे साथी इसका सही जवाब हो जाएगा, सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। मेरे साथी कभी कभी बच्चों में या किसी में भी आप लोग जब पढ़े होंगे तो कभी कभी ऐसा समय आता है कि आप सीखने के प्रति स्थिर हो जाते हैं, मतलब वहां से बच्चा चीजों को सीखना बंद कर देता है, तो क्या होता है? सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानी जाती है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे डैश करना होगा। बताइए उसे क्या करना होगा? क्वेश्चन में बोल रहा है, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है, आप अपने क्लासरूम के विद्यार्थियों की प्रवृत्ति अगर आप बदलना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे? बताइए मेरे साथी, आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, विद्यार्थियों के साथ कड़ाई से पेश आना होगा।
बी में है कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा। सी में है उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। डी में है विद्यार्थी को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। तो मेरे साथ ही क्या सही जवाब बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर ए बोला है विद्यार्थियों के साथ कड़ाई से पेश आना होगा, तो ऐसा कतई नहीं करना है, नहीं तो आप विद्यालय में अपराधी बन जाएंगे। फिर बी में क्या है कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा। मेरे साथ ही ऐसा नहीं करना है, तो फिर बच्चा में क्या आएगा, बच्चा में एक दूसरे के प्रति हीन भावना आ जाएगी। फिर सी में क्या है उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। मेरे साथ ही ये बात सही बोला है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डी में बोला है विद्यार्थियों को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। तो मेरे साथ यहाँ बोल रहा है आपको प्रवृत्ति बदलने की बात, तो फिर आप सिर्फ पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे तो फिर प्रवृत्ति में चेंज कैसे होगा। तो आपको क्या करना होगा, उसके सभी सदस्यों की प्रवृत्ति को चेंज करना होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या बोला जा रहा है, सभी साथी इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसमें बोला जा रहा है शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। बताइए मेरे साथी, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान में रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, बी में अनुशासन और नियमित उपस्थिति, सी में गृह कार्य की जांच में लगन, और डी में विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे साथी, कोई भी साथी को जरा सा थोड़ा सा कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग क्वेश्चन नंबर मेंशन जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में आइए। इसमें क्या बोला है, व्यक्तिगत विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। बताइए व्यक्तिगत विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका क्या होनी चाहिए मेरे साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए में बोला है व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, बी में व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार जानने की कोशिश, सी में उपयुक्त दोनों, और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में बोला है व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, एकदम सही बात बोल रहा है। बी में बोल रहा है व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार जानने की कोशिश, ये बात मेरे साथ एकदम सही बोल रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में मेरे साथी क्या बोला जा रहा है, आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं। बताइए आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं। बताइए मेरे साथी आप छात्रों को कैसे प्रेरित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में निर्देश निर्धारित कर, बी में श्यामपट्ट का प्रयोग कर, और सी में है दृष्टांत उदाहरण के द्वारा, और सी में है डी में है छात्रों की सक्रिय भागीदारी द्वारा। बताइए मेरे साथी इसका सही जवाब क्या होगा। हमसे क्वेश्चन बोला है आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं, कैसे करेंगे। तो हमको करना होगा छात्रों की सक्रिय भागीदारी द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। बताइए मेरे साथी संज्ञानात्मक विकास का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए में है अभियोगिता का विकास, बी में है बच्चे का विकास, सी में है शारीरिक कौशल का विकास, और डी में है व्यक्तिगत विकास। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होता है अभियोगिता का विकास। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए मेरे साथी क्वेश्चन नंबर 27 में आइए। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला है, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। बताइए मेरे साथी तो आप किस चीज़ का प्रदर्शन कर रहे होते हैं, वही हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में समूह की पहचान कर, बी में समूह आज्ञाकारिता का, सी में समूह निर्देश अनुपालन का, और डी में समूह की अनुरूपता का। बताइए मेरे साथी। अब तो मेरे साथी इसका सही जवाब होता है समूह की अनुरूपता का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप जैसा समूह में सारे शिक्षक पोशाक धारण कर रहे हैं आप भी उसी समूह का हिस्सा बन जाते हैं और उसी तरह का पोशाक आप भी धारण करने लगते हैं। तो ये चीज आपको दर्शाता है समूह की अनुरूपता का। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणाली डैश के कुछ उदाहरण है। बताइए मेरे साथी क्वेश्चन नंबर 28 में बोला है ग्रेडिंग,
कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणाली डैश के कुछ उदाहरण है। बताइए किसके उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए में है परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया, बी में है कक्षा के बच्चों की स्थिति की निरूपता विधि, सी में है आलेख पत्र रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाने, डी में है अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। बताइए मेरे साथी इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे साथी इसका सही जवाब हो जाएगा अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। क्या हो जाएगा? अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणाली को दर्शाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए मेरे साथी क्या बोला जा रहा है, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, बताइए हमसे क्वेश्चन में बोला है कि व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक क्या करें। तो ऑप्शन नंबर ए में है व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके। तो मेरे साथ ऐसा तो कतई नहीं करना है। ऐसा जहां भी दिख जाए कि व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत, तो क्या करना है, देखते काटना है, क्योंकि वर्गीकृत नहीं करना है, सबको अलग थलग नहीं बांटना है। एक साथ समावेशी कक्षा जो आपको अभी बताया गया है शिक्षा प्रणाली के तहत, उस तरीके से क्लास अकॉर्डिंग उस तरह से क्लास का आयोजन करना होगा, उसी अकॉर्डिंग क्लास आपको संचालित करना होगा। बी में है विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। सी में विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। डी में है बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो। बताइए मेरे साथी इसका सही जवाब क्या होगा? मेरे साथी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। मतलब जैसा बच्चा आपको मिलेगा, जैसा वो अधिगम करना चाहेगा। मान लीजिए कि कोई बच्चा पढ़ने बहुत तेज है, कोई बच्चा बहुत कमजोर है, कोई बच्चा मंद बुद्धि का है, तो इस तरीके से क्या होगा, उसकी अधिगम मांग के अनुसार, उसकी अधिगम डिमांड के अनुसार आपको कक्षा का आयोजन करना होगा। वही बात यहाँ बोला है कि विविध अधिगम आवश्यकता हो, जैसी वहाँ अधिगम की आवश्यकता होगी वैसा आपको अधिगम देना होगा के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधि, मतलब विभिन्न शिक्षण के तरीकों का, विधि का आपको वहाँ प्रयोग करना होगा और जिसमें आपको प्रशिक्षित होना चाहिए। बात समझे कि नहीं? जहाँ पे आप उस चीज़ में ट्रेंड हो कि हाँ, मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम चर्चा विधि करेंगे तो चर्चा विधि हो गया, यहाँ पे मान लीजिए हम प्रदर्शन विधि करेंगे तो आप वहाँ पे प्रदर्शन विधि कर रहे हैं। तो यही बात बोला ऑप्शन नंबर बी में, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए मेरे साथी हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 और आज के क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। क्या बोला जा रहा है? पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण डैश की विधि का प्रयोग कर रहा है। बताइए मेरे साथी, वह शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में है अनुकरण, बी में है अवलोकन, सी में है संशोधन और डी में है प्रतिरूपण। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन में बोल रहा है कि पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए, मतलब बच्चा जो पहले से जो कार्य को सीखे हुए है उसमें सुधार लाना है। तो बताइए इस चीज़ का वो फॉलो करेगा, मतलब किस विधि का सहारा लेगा? तो मेरे साथी वो हो जाएगा प्रतिरूपण। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रतिरूपण को हम लोग कहते हैं मॉडलिंग मेथड या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, जिसमें बच्चा को क्या होता है, एग्जाम्पल दिखाकर या चीज़ों को दिखा करके उनके जो पहले से जो ज्ञान है उसमें सुधार किया जाता है। क्या बोला है क्वेश्चन में? जो सीखे हुए जो कार्य, मान लीजिए कि पहले से जो आप अगर साइंस की अगर कोई चीज़ अगर प्रोजेक्ट को बनाए हैं तो क्या करेगा शिक्षक कि कुछ नया तरीका को बता करके, कुछ नए टूल्स को दिखा करके आपसे नया चीज़ बनवाएगा। तो वहाँ पे क्या हुआ, जो आप ज्ञान सीखे हुए हैं उस ज्ञान में आप सुधार कर रहे हैं। ठीक है मेरे साथियों, तो सभी साथी कमेंट में बताइए कि आप सभी साथियों को आज का क्लास कैसा लगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी साथियों को क्लास पसंद आया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। उससे पहले सभी साथी कमेंट में बताइए कि आपका 30 में कितना मार्क्स आ रहा है। तो दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए नए क्वेश्चन, नए नए प्रश्नों के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।